हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू ड्रीमर्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी पेपर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से डिजाइन किए गए हैं। अगर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं मिलता तो इस पैटर्न के बेस पर आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो नेक्स्ट हमारा अटेम्प्ट रहेगा उसके अंदर। ठीक है, डेट्स वाइज को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ट्रीट किया गया है। तो जो यूनिट्स कवर की गई हैं इसके अंदर यूनिट 1 से यूनिट 10 बेसिकली मेजर जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है हमारे पास यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। इन यूनिट्स को ज़्यादा टारगेट किया गया है इन एमसीक्यू सीरीज के अंदर। तो बेसिकली इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आज के पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगेन 25 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ये सीरीज स्टार्ट की जाएगी। जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। होप सो आपको जो है ये सीरीज इंटरेस्टिंग लगेंगी, ये जो एमसीक्यूज हैं वो इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आज की वीडियो के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो है यूनिट 1 बेसिकली पेपर 1 की जो है कंप्लीट यूनिट सेट डिस्कस कर चुका हूँ इसी चैनल पर। एक रिवीजन सेट है जिसके अंदर जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुका हूँ। होप्स अपने इन वीडियोस को देख लिया होगा और अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना। इससे क्या होगा, एक अच्छी रिवीजन जो है आपकी हो जाएगी। पेपर से पहले इसको एक बार जरूर देख कर जाना, काफ़ी कुछ इसमें आपको जानने को मिलेगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे आपको। ये जो पीडीएफ है करंट पीडीएफ, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यूजुअल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ये कहता है कि सागरिका इज नेवर सीन रीडिंग ए मैथमेटिक्स बुक ड्यूरिंग द डे टाइम, येट शी स्कोर्ड 98% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, देयरफॉर शी मस्ट बी स्टडिंग ड्यूरिंग द नाइट। अब ये जो क्वेश्चन है हमें लॉजिकल रीजनिंग में से देखने को मिला है और लॉजिकल रीजनिंग में से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्पेसिफिक फ्रॉम प्रमाणास। जो प्रमाणास है उनमें से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसी का ही ये पार्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या रखा है कि एक सागरिका एक लड़की है जो कि क्या है, हमने कभी उसको नहीं देखा मैथमेटिक्स पढ़ते हुए ड्यूरिंग द डे टाइम। मतलब दिन में मैं उसके घर कभी भी गया, मैंने कभी नहीं देखा उसको मैथमेटिक्स पढ़ते हुए। येट शी स्कोर्ड 98%, लेकिन फिर भी उस लड़की ने 98% स्कोर कर लिया। फिर मैंने माना कि अगर वो दिन में नहीं पढ़ती तो शायद वो रात को क्या करती होगी, पढ़ती होगी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी नॉलेज जो है, कौन सा आर्ग्यूमेंट इसमें यूज किया गया है। ए उपमाना एनालॉगी, बी प्रत्यक्ष, सी अनुमाना, डी अर्थपति। तो फ्रेंड्स, ये 6 जो है प्रमाण हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं। 6 के 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल के फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। सो इट्स आंसर इज अर्थपति। देखो, अगर मैंने माना कि वो दिन में नहीं पढ़ती, वो रात को पढ़ती होगी, इसका मतलब क्या, मैंने एक अर्थ निकाला, खुद से एक अर्थ निकाला, एक अजम्पशन लगा ली खुद से, तो दिस इज अर्थपति। ठीक है, अगर उपमाना होता तो कंपैरिजन करते हैं, हम किसी चीज का कंपैरिजन किसी के साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा, अर्थ निकाल लिया कि अगर वो दिन में नहीं पढ़ रही होगी तो भाई वो रात को ही पढ़ रही होगी। तो एक अर्थ निकाला किसी चीज के बेस पे, किसी नॉलेज के बेस पर। सो अर्थपति इन इंडियन फिलोसफी इज द 5th means of knowledge by which one obtains accurate knowledge of the world. अर्थपति is knowledge arrived at thought, presumption और postulation. तो बेसिकली अर्थपति कैसे निकल कर आता है, हमारी कोई प्रिजम्पशंस होती हैं, हम मान के चलते हैं, कोई एजम्पशन लगा के चलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ होगा, उसको कहते हैं अर्थपति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अर्थपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। अच्छा, क्लासरूम के जो ना कुछ काफ़ी प्रिंसिपल्स दे रखे हैं हमें। अगर आपने पढ़ा होगा ये यूनिट, अगर पहले पढ़ रखी है तो उसमें काफ़ी सारे एक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। ए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस, कॉम्प्लेक्सिटी और कॉर्टेसी। तो ये जो है थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बेसिकली हमें याद रखने वाला क्वेश्चन है कि कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें से पूछा कि कौन सा इनमें से प्रिंसिपल नहीं है। तो अगर आपको पता है कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं तो आप इसका आंसर कर चुके होगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ कॉर्टेसी। तो बेसिकली अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन देखें, द बेसिक प्रिंसिपल अगर हम कम्युनिकेशन का देखें कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ बीइंग करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंसाइज, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्टेसी, जिसका मतलब होता है पोलाइटनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेट। ओके, तो इसका मतलब प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि जो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं
वो किन सिद्धांत के बेस पर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर। जैसे कि हम बात करें पोलाइटनेस की, तो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए पोलाइट होना चाहिए। आप बच्चों के साथ टॉक कर रहे हो तो थोड़ा पोलाइट वे में आप उनके साथ क्या करोगे, रिएक्ट करोगे। तो ये एक प्रिंसिपल है हमारा किसका, क्लासरूम कम्युनिकेशन का। तो याद रखना क्लासरूम कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल अलग हैं, और अगर बात करें सिर्फ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल की, वो डिफरेंट है। तो दोनों के प्रिंसिपल्स डिफरेंट है, समाव कुछ सिमिलर भी होंगे, बट दोनों के प्रिंसिपल हमारे क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज अ काइंड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कन्वे एनी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल मैसेज एट मिनिमम टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट। देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि हमें यहाँ पे एक मेथड बताना है कि जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक रिटन अनाउंसमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक रिटन अनाउंसमेंट करी जा रही है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को करी जा रही है, एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल और नॉन कमर्शियल मैसेज देने के लिए एक मिनिमम टाइम के लिए। तो वो बताओ वो क्या होगा, ए मेमो, बी नोटिस, सी सर्कुलर, डी पब्लिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप वर्किंग में हो तो आपको टाइम टू टाइम मैसेजेस देखने को मिलते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो बताना उसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली नोटिस कहेंगे, मीमो कहेंगे, और सर्कुलर कहेंगे, या पब्लिसिटी कहेंगे। कम्युनिकेशन का फ्रेंड्स, ये अगेन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन का। होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सर्कुलर। अब सर्कुलर और नोटिस, इन दोनों में क्या रहता है, काफ़ी जो है हमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंस भी है। नोटिस क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, इसके बारे में एक बार जान लो। तो अगर हम बात करें किसकी, सर्कुलर की, तो सर्कुलर क्या है, जनरली द लेटर दैट इज सर्कुलेटेड टू एनी स्पेशल मैसेज टू ए ह्यूज मेंबर्स। जब हम कोई स्पेशल मैसेज को एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, वो कहलाता है सर्कुलर। जैसे कि मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 पीपल काम करते हैं, 1000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, सभी के साथ एक पर्टिकुलर मैसेज शेयर कर रहा हूँ, वो कहलाएगा सर्कुलर। और अगर मैं बात करूँ नोटिस की, क्या होगा, नोटिस ये होगा अगर मैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कोई मैसेज शेयर कर रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, वो नोटिस कहलाएगा। तो सर्कुलर हमेशा लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए होता है। जैसे कि शेयर होल्डर्स के बीच में मैंने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वहाँ पर मैं एक सर्कुलर निकालूंगा, लेकिन अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ शेयर करना है तो वहाँ पर मैं नोटिस निकालूंगा। तो इसका मतलब यहाँ से समझ लीजिएगा। तो नोटिस क्या होता है, व्हेन ए सर्कुलर इज सर्व्ड अमंग इंटरनल मेंबर्स। जब हम इंटरनल मेंबर्स को कुछ नोटिस, कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं तो हम जनरली नोटिस निकाल देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रिसर्चर्स समटाइम्स यूज द कॉमन एब्रीविएशन ETAL। तो जनरली अगर कभी आपने रिसर्च पेपर लिखा होगा तो आपने ये कॉमन एब्रीविएशंस का यूज़ किया होगा। तो बताना है कि इस एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है। ए एम्पथाइज ए पॉइंट, बी एलाबोरेट एट ए कंसेप्ट, सी रेफर्स टू एन एडिशनल रिसोर्स, डी इंडिकेट ऑथरशिप ऑफ ए पब्लिकेशन। तो बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो इसका यूज़ करते ही करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में जब स्टार्टिंग में आप नेम लिखते हो ना, तो नेम के साइड में आप बेसिकली इसका यूज़ करते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा पता लग गया होगा, इंट मिल गया होगा आपको। होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज इंडिकेट ऑथरशिप। जब क्या होता है बेसिकली, देखो जब एक से ज़्यादा ऑथर होते हैं ना तो सबका नेम लगाने की बजाय मेजर ऑथर का नेम लगा कर साइड में ETL लिख देते हैं, मतलब कि और भी इसके साथ ऑथर्स हैं। तो ये जो ETAL है ये बेसिकली क्या है, ऑथरशिप को क्या करता है, डिनोट करता है। ओके, सो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो रिसर्चर समटाइम वी यूज द कॉमन एब्रीविएशन ETL in reports in academics and scientific writing. It is common for research articles, papers, books. तो हर जगह हम बेसिकली इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। अच्छा, अगेन प्रमाणांश में से हमारा क्वेश्चन है। एक साइड हमें काफ़ी सारे प्रमाणांश दे रखे हैं, दूसरी साइड उसके मीनिंग दे रखे हैं। आपको मैच करना है किसका कौन सा मीनिंग है। प्रत्यक्ष है, अनुमाना है, शब्दा है, उपमाना है, अनुपलब्धि है। मीनिंग में क्या रखा है, नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्थी सोर्सेज। बी क्या रखा है, नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। सी क्या रखा है, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू डायरेक्ट सेंसेस एक्सपीरियंस। डी है नॉलेज अटेन्ड थ्रू रीजनिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्व फैक्ट्स। ई क्या रखा है, नॉलेज गेन्ड थ्रू कंपैरिजन विद ए नॉन एग्जाम्पल। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रमाणांश किसके साथ मैच करता है। अगर आपने इसको पढ़ रखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इनमें से क्वेश्चन जनरली हमें देखने को मिलता ही मिलता है। ओके, तो नीचे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको मैच करना है। तो अगर आपको पता होगा, आपने मैच कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। सो इट्स आंसर इज सी,
डेट इज, अगर हम बात करें प्रत्यक्ष की, देखो कई चीज़ें होती हैं बहुत बेसिक होती हैं। प्रत्यक्ष जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है सामने, तो यहाँ से थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप निकाल सकते हो। तो अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाणन की बात करें तो नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू डायरेक्ट सेंसेस, आप अपनी सेंसेस से, मान लो मैंने कुछ देखकर मुझे कुछ चीज़ों का नॉलेज मिली तो वो प्रत्यक्ष है। कुछ सुनकर, दो हमारी सेंसेस, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, इन चीज़ों से जो हमें नॉलेज प्राप्त हो रही है वो प्रत्यक्ष कहलाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। अगर हम बात करें अनुमाना की, तो अनुमाना क्या है? नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक अनुमाना का क्वेश्चन भी करा था जिसमें हम अनुमान लगा रहे हैं, प्रिजम्पशंस कर रहे हैं। अगर हम बात करें उपमान शब्दा की, तो शब्दा क्या है? बेसिकली हमारे पास ये है नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम क्रेडिबल और ट्रस्टवर्थी सोर्सेज, कि जैसे हम भगवत गीता से नॉलेज ले रहे हैं वो एक ट्रस्टवर्थी सोर्सेज है, तो वो क्या है? शब्द है। उपमाना में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन क्या है? नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू कंपैरिजन की बेसिकली बात करी जा रही है। और अब हम बात करते हैं अनुपलब्धि की। तो अनुपलब्धि क्या है? किसी चीज़ के ना होने से जो हमें नॉलेज मिलती है वो होती है अनुपलब्धि, इन द एब्सेंस। तो चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकल सेंस से अगर आप काम करोगे, जैसे अनुपलब्धि, किसी चीज़ के ना होना, और ना होने से जो नॉलेज मिल रही है वो कौन सा प्रमाण है? अनुपलब्धि प्रमाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रेरी टू द स्टेटमेंट नो फुटबॉल प्लेयर्स आर काइंड हार्टेड ह्यूमन बींग्स। अब हमारे पास स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में से क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट यूनिट के अंदर मैंने डिस्कस कर रखा है, काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। होप्स आपने उन वीडियोस को देख रखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, जिसमें हमें बेसिकली AEIO, इसके अंदर हमें क्या देखना पड़ता है? कुछ कॉन्ट्रेरी होते हैं, ठीक है, कुछ यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर होती हैं, उनका मैच बनाना है आपको। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि हमें इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रेरी कौन सा होगा, हमें ये बताना है। हमें ई वाली स्टेटमेंट दे रखी है, नो वाली दे रखी है, और इसका हमें कॉन्ट्रेरी देखना है। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ए सम फुटबॉल प्लेयर्स आर काइंड हार्टेड, बी सम फुटबॉल प्लेयर्स आर नॉन काइंड हार्टेड, सी नॉन काइंड हार्टेड ह्यूमन बींग्स आर फुटबॉल प्लेयर्स, डी ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर काइंड हार्टेड ह्यूमन बींग्स। सो इजी फ्रेंड्स, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ऑल ह्यूमन बींग्स आर काइंड हार्टेड। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे AEIO, ऊपर वाले होते हैं हमारे कॉन्ट्रेरी, नीचे वाले होते हैं हमारे सब कॉन्ट्रेरी। ओके, तो ये चीज़ों से आपको क्या करना है? पता लगाना है कि कौन सा कॉन्ट्रेरी है, कौन सा सब कॉन्ट्रेरी है। ये होते हैं हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास सब ऑल्ट्रेशन। तो इन चीज़ों के थ्रू ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं, आप एक बार जाकर जरूर देखना उस वीडियो को, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए गुड हाइपोथेसिस मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं? बेसिकली अजम्पशंस होती हैं। जब हम हाइपोथेसिस लगाते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? एक गुड हाइपोथेसिस कब कहलाएगी? ए hypothesis should be capable of being tested, B hypothesis can define law of nature, C hypothesis should be clear and precise, D a good hypothesis permits of the application of deductive reasoning, E hypothesis should be unlimited in scope। नीचे हमें क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखी हैं। सो बहुत जनरल है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास। अगर आप हाइपोथेसिस डिटरमाइन कर रहे हैं तो एक गुड हाइपोथेसिस कब कहलाएगी, उसमें क्या ऐसा होना चाहिए? होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज A, C एंड D। तो हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सके ऐसी होनी चाहिए, हाइपोथेसिस जो है डिडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करे, और हाइपोथेसिस शुड बी अनलिमिटेड इन स्कोप, सॉरी हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। हाइपोथेसिस हमारी क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए? हाइपोथेसिस परमिट द एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। और वो डिडक्टिव रीजनिंग आपको पता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग होती है हमारे पास, ठीक है। जो इंडक्टिव होती है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग ऊपर से नीचे की तरफ, डिडक्ट करते हुए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों रीजनिंग। इसके बारे में मैंने डिफाइन कर रखा है कंप्लीट वीडियो के अंदर, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सैम्पलिंग में से है। सैम्पलिंग का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन इसका आया हुआ है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, कौन सी जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास। ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सी स्नोबॉल, डी क्लस्टर, ई कन्वीनियंस। तो कुछ हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स होते हैं, कुछ हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हमारे पास है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी एंड ई। तो बेसिकली हमारे पास जो है स्नोबॉल और जो क्लस्टर है, सॉरी कन्वीनियंस है, ये हमारे कौन से होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी है। बेसिकली स्नोबॉल के अंदर आप क्या करते हैं, अपनी रेफरेंस के बेस पे काम करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को सैंपल नहीं मिल रहे, मैंने एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को कहा कि मुझे ये सैंपल चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बता दो कौन कौन है, एक रेफरेंस दे दो मुझे, मैं उसी को अपना सैंपल ट्रीट कर लूँगा। तो जहाँ पर मैं खुद से सैंपल को सेलेक्ट नहीं करता, एक रेफरेंस के बेस पे सैंपल्स को क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो होते हैं स्नोबॉल। और कन्वीनियंस होता है आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, जो चीज़ ईजिली अवेलेबल है उसी को अपने सैंपल बना लिया अपनी रिसर्च का, इसको कहते हैं कन्वीनियंस मेथड। ये दोनों के दोनों नॉन प्रोबेबिलिटी है। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 9th है हमारे पास, मेजरमेंट इज ए सिंपल वर्ड दैट यूज टू इवेल्युएट द क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस ऑफ ए प्यूपिल्स। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन हमें क्या रखा है, मेजरमेंट क्या होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्या, मेजरमेंट। और इवेल्युएशन क्या रखा है, इन विच प्यूपिल्स क्वालिटेटिव प्रोग्रेस एंड बिहेवियर चेंजेस आर टेस्टेड, जिसमें प्यूपिल्स का बेसिकली स्टूडेंट्स की क्वालिटेटिव प्रोग्रेस और बिहेवियर चेंजेस को डिटरमाइन किया जाता है, वो होता है इवेल्युएशन। तो दोनों के बीच का डिफरेंस बेसिकली कहीं ना कहीं पूछ रखा है। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मेजरमेंट्स की, वो तो वो क्वांटिटेटिव पर फॉलो करता है, नंबर्स के ऊपर काम करता है। क्वालिटेटिव में हम बिहेवियरली क्वालिटेटिव की बात करते हैं बेसिकली इवेल्युएशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस दे रखा है, जैसे कि इवेल्युएशन एक वाइड कंसेप्ट होता है, टेक्निकल टर्म में डील करता है, लेकिन मेजरमेंट बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इवेल्युएशन में क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है, लेकिन इसमें क्वांटिटेटिव, मेजरमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 हमें क्या रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग। तो बेसिकली QS रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज की बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर। तो इसके बारे में हमें पूछ रखा है, इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच कॉम्प्रोमाइजेज द ग्लोबल ओवरऑल एंड सब्जेक्ट रैंकिंग। सेकंड कहती है, IIT दिल्ली हैज कंसर्न मोर टॉप 100 पोजीशन देन एनी अदर इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली इसके बारे में बता रखा है QS रैंकिंग के बारे में, वर्ल्ड जो रैंकिंग होती है हमारे पास, कि IIT दिल्ली जो है इसने इसके 100 रैंक में अपना स्थान हासिल किया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो स्टेटमेंट ए ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या नो 1। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो IIT दिल्ली का कोई 100 स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर, ठीक है, तो 100 में तो कोई इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं लाइक करता, लेकिन ये जो है ये एनुअल पब्लिकेशन रिलीज करता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, जो ये QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग रिपोर्ट है। बेसिकली QS का मतलब क्या है, क्वेस्ट क्वेली साइमंड्स इज ए लीडिंग ग्लोबल कैरियर एंड एजुकेशनल नेटवर्क ऑफ एम्बिशियस प्रोफेशनल लुकिंग टू देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बेसिकली ये क्या है, एक रैंकिंग क्या करता है, जनरेट करता है यूनिवर्सिटीज़ की कई सारे पैरामीटर्स के बेस पर। अब उन पैरामीटर्स में लाइक करते हो तो आपकी रैंकिंग अच्छी होगी, आप 100 के अंदर आओगे भी, अगर नहीं होगी तो आप पीछे चले जाओगे। तो इसमें इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट इसके अंदर लाइक नहीं करता है। तो टॉप परफॉर्मर अगर मैं बात करूँ कौन कौन रहे हैं इसके अंदर, तो बेसिकली MIT USA, जिसका बहुत ज़्यादा नाम हमें देखने को मिलता है, वो इसका टॉप परफॉर्मर रहा है। और इसके साथ हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है USA की, वो भी टॉप परफॉर्मर रही है। रशिया एंड चाइना रिकॉर्ड बेस्ट एवर परफॉर्मेंसेज। तो रशिया और चाइना भी कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस जो रही है वो बेस्ट रही है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप पर रही हैं इसके अंदर, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में है, हमसे पूछा गया है माइक्रो टीचिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, जनरली आप टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत बार इस टर्म को पढ़ते होगे। तो नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए इवेल्युएशन टीचिंग, बी रियल टीचिंग, सी स्केल डाउन टीचिंग, डी इफेक्टिव टीचिंग। तो होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये।
डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है। सो इट्स ए स्केल डाउन टीचिंग, माइक्रो टीचिंग को हम स्केल डाउन टीचिंग के नाम से टीचिंग भी कहते हैं। तो स्केल डाउन टीचिंग की अगर हम बात करें, ये होता क्या है बेसिकली, ड्विलाइट एलन ने जो है इस कंसेप्ट को डिस्कवर किया था इन 1961 में। तो इन माइक्रो टीचिंग वन शुड नॉट बी पुट इन रियल टीचिंग सिचुएशन एज इट इज स्केल डाउन टीचिंग। बेसिकली क्या होता है, ये एक सैम्पल टीचिंग होती है, मतलब कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि जिसमें आपको क्या है, रियल की तरह क्या करना होता है, टीच करना होता है। सामने एक ग्रुप बिठा देंगे और आपको एज ए टीचर आप क्या करोगे, उनको टीच करोगे, लेकिन वो रियल टीचिंग नहीं होगी, वो सिर्फ एक ट्रायल वर्जन हम कहते हैं ना, वो होता है। तो जिसमें स्मॉल ग्रुप को आपको टीच करना होता है। तो ये होती है हमारी कौन सी, माइक्रो टीचिंग। डेट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, स्केल डाउन टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास। एक कार ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। एक कार, कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है 50 किलोमीटर की स्पीड से वो जा रहा है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। तो टोटल जर्नी का जो हाफ जर्नी है वो 50 किलोमीटर से जाता है, बाकी की रिमेनिंग जर्नी जो है वो 60 किलोमीटर के हिसाब से जाता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। अगर आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, फ्रेंड्स ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास। अगर आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन को पता है तो सिर्फ ये 1 मिनट का ही हमारे पास क्या क्वेश्चन है, A 54, 36, 50, 45, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज 54.54 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। यहाँ पे x क्या दे रखा है, फर्स्ट स्पीड दैट इज 50, y क्या दे रखा है, सेकंड स्पीड दैट इज 60। तो अगर इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा, और वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो ये फॉर्मूलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैंने कंप्लीट जो वीडियो है कंप्लीट साइट के अंदर फॉर्मूलेस भी लिख रखे हैं, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एज सैम्पल साइज इंक्रीजिंग सैम्पलिंग एरर। मतलब अगर आप मान लो हम सैम्पल साइज 10 का है और उसको बढ़ाकर हम 20 का कर देते हैं, तो सैम्पल साइज के बढ़ाने से सैम्पल एरर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो घटेंगे, बढ़ेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, या घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो ये आपको बताना है। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो खुद सोचिए कि अगर कोई सैंपल को मैं बढ़ा रहा हूँ तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डिक्रीज। तो जो मेरे सैम्पलिंग एरर्स है ना, वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मतलब सैंपल में जो एरर्स पाने की जो संभावना है वो क्या रहेंगी, हमारी डिक्रीज हो जाएंगी। तो अगर सैंपल साइज को मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो क्या क्या मुझे देखने को मिलेगा बेसिकली। सैम्पलिंग एरर जनरली डिक्रीज, दिस इज बिकॉज ए लार्जर सैंपल प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन अलाउइंग फॉर मोर एक्यूरेट। देखो जितना ज़्यादा सैंपल होगा वो उतना ही एक्यूरेटली क्या करेगा, पॉपुलेशन के बारे में डिस्क्राइब करेगा। इसलिए जो चांसेस है एरर्स होने के चांसेस है वो कैसे रहेंगे, हमारे पास कम रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। APA दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। APA फॉर्मेट होता है बेसिकली, जैसे कि हमारा MLA हो गया, APA हो गया, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है रेफरेंसिंग स्टाइल में से। was accepted by researcher for reforming what is the sequence of the following in the format। जब हम APA स्टाइल में कोई चीज़ लिखते हैं, जब आपने रिसर्च पेपर कभी लिखा होगा तो हम रेफरेंस जो लिखते हैं बेसिकली APA स्टाइल में लिख देते हैं, MLA स्टाइल में भी लिख देते हैं। तो बेसिकली हमें पूछ रखा है कि ये जो APA स्टाइल का फॉर्मेट हमारा क्या रहता है। A टाइटल, B ईयर ऑफ पब्लिकेशन, C प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, D पब्लिशर और E ऑथर। तो इसको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है एज पर APA स्टाइल। तो नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो रेफरेंसिंग का है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपने रिसर्च पेपर वगैरह लिख रखे हैं तो उसमें आपको इजीली आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके आंसर पर। सो इट्स आंसर इज C डेट इज E। सबसे पहले आएगा हमारे पास क्या, ऑथर, फिर ऑथर के बाद आएगा हमारे पास ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन आएगा टाइटल, फिर आएगा हमारे पास प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, एंड एट द एंड हमें देखने को मिलेगा पब्लिशर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन दे रखा है। असर्शन क्या रखा है, मॉक्स आर लर्नर ओरिएंटेड कोर्स, सेंट्रिक कोर्सेज। तो बेसिकली मॉक के बारे में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बता रखा है कि ये क्या होते हैं, बेसिकली लर्नर सेंटर कोर्सेज होते हैं। रीजन क्या रखा है, मॉक्स कैन बी असेस्ड बाय लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज हर टीचर। तो मॉक्स को, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इनको हम तभी क्या कर सकते हैं, असेस्ट कर सकते हैं जब टीचर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली मैसिव ओपन ऑफलाइन कोर्सेज हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, तो इनको कभी भी स्किप मत करके जाना इन टॉपिक्स को। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज
बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों के दोनों रीजन असर्शन और रीजन ट्रू हैं। बेसिकली मॉक्स को आप असेस तभी कर सकते हैं जब टीचर क्या होगा, बेसिकली प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑनलाइन तो कोर्सेज हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो आपको भी कोई टीच करने वाला होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे यूट्यूब की वीडियो है वहाँ पे कोई प्रेजेंट है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मॉक के अंदर टीचर का प्रेजेंट होना क्या है, जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सैम्पलिंग में से काफ़ी सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये भी सैम्पलिंग का ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 एरर। तो बेसिकली दो तरह के एरर होते हैं, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। पूछा है टाइप 1 एरर कौन सा होता है। ए, फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। बी, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। C, rejecting the alternative hypothesis when it is false. D, failing to reject the alternative hypothesis when it is true. तो आपको बताना है कि टाइप 1 एरर हमारा कौन सा होगा। होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी हमारे पास। तो जो लेवल है बेसिकली हमें जो इस मॉक टेस्ट का देखने को मिल रहा है वो मॉडरेट है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये हार्ड है, ऐसा भी नहीं है कि ये ईजी है बिल्कुल ही। तो ये मॉडरेट लेवल है और इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर भी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो ये जो है हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। जो नल हाइपोथेसिस हमने डिटरमाइन करी है स्टार्टिंग के अंदर वो ट्रू थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया गलत समझकर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एरर हो जाएगा और वो कौन सा होगा, टाइप 1 एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी एंड टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग which requires pupils complete readings at home and work on live problem solving during class time। तो बेसिकली हमें स्ट्रेटेजी का नाम बताना है जिसमें क्या होता है, जो प्यूपिल होता है वो घर बैठकर क्या करता है, स्टडी करता है और जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसको लाइव फॉर्म में क्या करता है, क्लियर करता है क्लास टाइम के अंदर। मतलब रीड घर से करेगा और जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको कहाँ सोल्व करवाएगा, क्लास टाइम के अंदर सोल्व कराएगा। ऐसी स्ट्रेटेजी का हमें क्या बताना है, नाम बताना है। ये स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए, वर्चुअल क्लासरूम। बी, गूगल क्लासरूम। सी, फ्लिप्ड क्लासरूम। डी, हाइब्रिड क्लासरूम। तो ये भी यूनिट 1 में से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज फ्लिप्ड क्लासरूम। तो फ्लिप्ड क्लासरूम कौन से होते हैं, देखो फ्लिप्ड क्लासरूम वो होते हैं, ये बेसिकली एक ब्लेंडेड लर्निंग का पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो कंप्लीट रीडिंग अपने घर पे करता है एंड ड्यूरिंग द क्लासरूम स्टूडेंट क्या करता है, अपनी लाइव प्रॉब्लम्स को क्या करता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको लाइव क्या करता है, डिस्कस करता है टीचर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इवेल्युएशन प्रमोट्स हाई लेवल ऑफ लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स एंड पिन पॉइंट एरियाज वेयर फर्दर डेवलपमेंट एंड लर्निंग्स आर नीडेड। तो बेसिकली इवैल्यूएशन का टाइप बताने के कौन सा ये टाइप है इवैल्यूएशन का जिसके अंदर क्या होता है, हाई लेवल ऑफ लर्निंग जनरेट की जाती है स्टूडेंट्स के अंदर और फर्दर डेवलपमेंट एंड लर्निंग्स को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। ए, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। बी, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। सी, समेटिव और डी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के जो पार्ट टाइप्स हैं हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। सो इट्स आंसर इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जो टाइम टू टाइम हम कंडक्ट करते हैं क्लास के अंदर, बेसिकली टाइम टू टाइम फीडबैक देना स्टूडेंट्स को या उनको टाइम टू टाइम एनालाइज करना, चाहे क्विज की फॉर्म में हम एनालाइज कर रहे हैं, चाहे टेस्ट लेकर कर रहे हैं, टाइम टू टाइम। सो मॉनिटरिंग द लर्निंग, हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास टाइम पे हम उसको क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक। तो बेसिकली फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो उसको क्या होता है, कंटिन्यूस फीडबैक, टाइम टू टाइम फीडबैक प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग हिज और हर परफॉर्मेंस। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा CDP में से है बेसिकली। सो क्वेश्चन हमारे पास है दो बेसिकली थ्योरीज डेवलपर दे रखे हैं हमारे पास, एक है पाइजेट और दूसरा है व्योटस्काई। तो इनका जो व्यू है रिगार्डिंग द लैंग्वेज एंड थॉट्स, उसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें सेलेक्ट करना है कि किसका व्यू ठीक है। तो बेसिकली पाइजेट कहते हैं कि थॉट एमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू व्योटस्काई लैंग्वेज हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। तो बेसिकली पाइजेट का एक तर्क है कि वो कहते हैं कि थॉट सबसे पहले आती है, उसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज स्टार्ट होती है। और व्योटस्काई कहते हैं कि लैंग्वेज का एक प्रोफाउंड इफेक्ट होता है हमारी थॉट के ऊपर। बी है, व्योटस्काई कहते हैं थॉट एमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पाइजेट लैंग्वेज हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। तो बेसिकली दोनों के दोनों ऑप्शन सेम ही है समहाउ। उसके बाद है बोथ व्यू थॉट एज एमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड लैंग्वेज।
डी बोथ व्यू लैंग्वेज एज emerging फ्रॉम द चाइल्ड थॉट। सो फ्रेंड्स, होप सो आपने जो है बेसिकली इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए। तो बेसिकली पाइजेट कहते हैं कि जो थॉट होती है वो सबसे पहले एमर्जेस होती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई थॉट, एक आइडिया आता है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। लेकिन व्योट्सकाई कहते हैं कि लैंग्वेज का एक प्रोफाउंड इफेक्ट होता है हमारी थॉट के ऊपर, मतलब कि जो लैंग्वेज है उससे हमारी जो थॉट है वो जनरेट होनी स्टार्ट होती है। ओके, होप सो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दिस कॉरस्पॉन्डेंट टू द हाई लेवल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि सबसे हाईएस्ट लेवल उसमें कौन सा होगा। ए नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड इवोल्यूशन। सो बहुत बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। होप से अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज इवोल्यूशन। तो अगर पूरी हम सीरीज देखें तो बेसिकली सबसे पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। तो लास्ट हमें देखने को मिलता है क्या, इवोल्यूशन। तो बेसिकली 6 डिफरेंट लेवल्स हैं ये किसके, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। एक साइड हमें रिसर्च के टाइप्स दे रखे हैं, दूसरी साइड हमें क्या दे रखा है, उसके मीनिंग दे रखे हैं। तो बात करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और सेट सेकंड में अगर हम बात करें इसके मीनिंग दे रखे हैं, मेजर द लेवल ऑफ एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप और सोसाइटी। थर्ड दे रखा है स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ए रिलेशनशिप। फोर्थ दे रखा है इट इज कंसर्न विद फाइंडिंग आउट व्हाट इज एंड व्हाट वाज। तो ये सब चीजें हमें बेसिकली बता रखी हैं, रिसर्च और रिसर्च के टाइप्स दे रखे हैं। होप सो अगर आपने रिसर्च के टाइप्स को पढ़ रखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बेसिकली। सो इट्स आंसर इज डी, डेट इज अगर हम बात करें कोरिलेशनल रिसर्च की, तो कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, इट इज कंसर्न विद फाइंडिंग आउट व्हाट, इट इज कंसर्न विद मेजर द लेवल ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन हमें ये बताता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो ये क्या करता है, कोज एंड इफेक्ट को क्या करता है, स्टडी करता है। अगर हम बात करें अप्लाइड रिसर्च की, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को क्या करती है, सॉल्व करती है। तो अप्लाइड रिसर्च की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को क्या करती है, वो सॉल्व करती है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी क्या है, कंसर्न विद फाइंडिंग आउट व्हाट इज एंड व्हाट वाज। तो इसके ऊपर काम करती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो रिसर्च का टॉपिक्स मैंने कवर कर रखा है कंप्लीट वीडियो के अंदर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ए यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू इंप्रूव द स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज और हर क्लास, विच टाइप ऑफ रिसर्च पैराडिगम विल बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। तो एक यूनिवर्सिटी का टीचर है जो कि प्लान कर रहा है कि स्टडी हैबिट्स को सुधारे वो अपने स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए कौन सा रिसर्च पैराडिगम जो है वो अच्छा रहेगा यहाँ पर। ए इवैल्यूएटिव रिसर्च, बी फंडामेंटल रिसर्च, सी अप्लाइड रिसर्च, डी एक्शन रिसर्च। तो फ्रेंड्स एक चीज़ हमें याद रखना, जब भी रिसर्च के अंदर बात की जाए सोशल प्रॉब्लम्स की, टीचिंग एजुकेशन के अंदर रिसर्च की बात की जा रही है, तो वहाँ पे एक ही रिसर्च हमेशा यूज होती है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी के अंदर। होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो इट्स आंसर इज एक्शन रिसर्च। तो हमेशा याद रखना जब भी बात की जाती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कोई रिसर्च हो रही है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, तो वहाँ पे एक्शन रिसर्च का ही मेजर क्या रहता है, रोल रहता है। और एक्शन रिसर्च का बेसिकली एक प्रोसेस है हमारे पास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा एक्शन रिसर्च की एक साइक्लिकल प्रोसेस है बेसिकली, और साइक्लिकल प्रोसेस के अंदर 4 फेजेस है। तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये जो फेज है, ये साइक्लिकल फेज है, इसको हमेशा याद रखना। यहाँ से बहुत बार एक क्वेश्चन जनरेट हुआ है हमारे पास। ओके, तो ये रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंप्रूव प्रैक्टिस को इंप्रूव करना बेसिकली इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और इसको हम साइक्लिकल रिसर्च भी कहते हैं। एक्शन रिसर्च को हम साइक्लिकल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, ए डिटेल रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टूडेंट बिहेवियर एंड फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग शेपिंग द स्टूडेंट बिहेवियर इज नोन एज। तो बेसिकली यहाँ पे पूछ रखा है कि एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। हमने स्टूडेंट के बिहेवियर का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन किया,
एंड फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेपिंग द स्टूडेंट बिहेवियर, हम स्टूडेंट के बिहेवियर को शेपिंग भी दे रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी समेटिव, सी बिहेवियर लॉग, डी करिकुलर मैपिंग। सो होप सो, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज बिहेवियर लॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बिहेवियर लॉग। अभी बिहेवियर लॉग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली क्या है? इट इज ए डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टूडेंट बिहेवियर। तो बेसिकली क्या है? स्टूडेंट बिहेवियर का ये क्या डिटरमाइन करता है? डिटेल रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, मतलब कि डिटेल ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके रखते हैं बिहेवियर लॉग के अंदर। तो बिहेवियर लॉग कैन बी यूज टू ट्रैक ए वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स। तो एक स्टूडेंट देखो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना वो करा जाता है बिहेवियर लॉग के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। एक न्यू टर्म भी हमें जनरेट देखने को मिली है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द सम बेनिफिट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन एजुकेशन। तो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करिए कि उसके क्या हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ए, इट एनहेंस स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बी, इट हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी, सी, it improves teamwork and collaboration among students, D, it ensure students memorize all information or test। तो बेसिकली हमें क्या रखे हैं कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है उसमें क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। सो बहुत ईजी है ये भी फ्रेंड्स। अगर आप नेचुरली डिटरमाइन करें कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चल रही है उसमें क्या क्या उनको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। होप सो अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज ए, बी एंड सी। तो बेसिकली अगर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की हम बात करें तो ये क्या करता है? ये एनहेंस करता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। अगर स्टूडेंट्स हेल्प टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। और इट इम्प्रूव टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, टीम वर्क को भी क्या करता है? इम्प्रूव करता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, A researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children। तो बेसिकली एक रिसर्च करी गई किस चीज़ के रिगार्डिंग? हमने मेथड ऑफ फीडिंग को देखना है ऑन एंजाइटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन। विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट? ए, केस स्टडी मेथड, बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, डी, सर्वे मेथड। सो फ्रेंड्स ये जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर बार क्वेश्चन में एग्जाम्पल की फॉर्म में ही आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाएगा और ये एग्जाम्पल जो है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, समहाउ हर एक चीज़ ना कहीं सिमिलरिटी लेवल पर आपको जाकर लेकर चली जाएगी। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो इसके जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप अटैम्प्ट कर सकते हो उतने करना, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर। होप सब अटैम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड के अंदर क्या होता है? कॉज पहले हो जाता है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। देखो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड मतलब पोस्ट फैक्टो, जो चीज़ पहले हो चुकी है उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं? इवेल्युएट कर रहे हैं। तो अगर इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड स्टडी आफ्टर द इफेक्ट रिसर्च इज अ कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट हैज ओकर्ड। तो इस रिसर्च की खास बात यह है जब फैक्ट्स हो जाते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं? रिसर्च स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं। द रिसर्च प्रेडिक्ट्स द पॉसिबल कोज बिहाइंड द इफेक्ट दैट द ऑलरेडी हैड ओकर्ड। तो बेसिकली क्या करते हैं? कोज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, होप सो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन थे वो आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। मेजर क्वेश्चन जो हमें फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट फोर्थ में से देखने को मिले हैं, जैसे जैसे पार्ट को कंटिन्यू करते रहेंगे बाकी रिमेनिंग यूनिट्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। होप सो फ्रेंड्स वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।